की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए दिल्ली से बड़ी खबर है। राजस्थान कोर कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है। प्रहलाद जोशी के आवास पर तकरीबन 3 घंटे तक ये बैठक चली। दूसरी लिस्ट को फाइनल किया गया है। कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। सीसी बैठक के बाद दूसरी लिस्ट कभी भी जारी की जा सकती है। अब तक तकरीबन 70 नाम क्लियर हो चुके हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, राजेंद्र राठौड़, ये सभी इस बैठक में मौजूद रहे। तो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक लगातार 3 घंटों तक चली। चिंतन मंथन किया गया। टिकटों को लेकर खास चर्चा की जा रही है। लगातार जिताऊ उम्मीदवार ढूंढने की कोशिश पार्टी की ओर से जारी है। पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। तो वहीं दूसरी लिस्ट को लेकर कवायद चल रही है। माना जा रहा है कि कल की बैठक के बाद कभी भी बीजेपी की दूसरी लिस्ट सामने आ सकती है। तो 200 सीटें, जिनमें से 41 उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही बीजेपी की ओर से कर लिया गया और माना जा रहा है कि अब तक तकरीबन 70 नामों पर मुहर लग चुकी है। 70 नाम क्लियर हो चुके हैं जिन्हें पार्टी टिकट देगी। तो वहीं कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति और उन्हें लेकर लगातार चिंतन और मंथन का दौर जारी है, क्योंकि पहली लिस्ट के बाद से ही लगातार बीजेपी में बगावती सुर उठ रहे हैं। और दूसरी लिस्ट के बाद इस तरीके के हालात ना हो, इस तरीके की तस्वीरें सामने ना आए, इसी को लेकर अब बीजेपी कोई भी खतरा नहीं मोल लेना चाहती। और यही वजह है कि काफी ज्यादा गहन चिंतन मंथन किया जा रहा है, जिससे कि जिताऊ उम्मीदवारों को ही पार्टी में उतारा जा सके। तो प्रहलाद जोशी के घर पर 3 घंटे तक बैठक चली। सहयोगी लखवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, 3 घंटे तक बैठक चली, बैठक खत्म हो चुकी है। किस तरीके की हलचल अब वहां पर? जी बिल्कुल, 3 घंटे का ये मंथन हुआ है। प्रहलाद जोशी के आवास पर तमाम नेता निकल गए, लेकिन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक बार फिर से प्रहलाद जोशी के आवास पर आए हैं। हालांकि बैठक का समापन हो गया था, तमाम नेता निकल गए हैं, लेकिन ये तीनों नेता एक बार फिर से प्रहलाद जोशी के आवास पर आए हैं। अब हो सकता है कि कुछ नामों पर फिर से चर्चा हो या बैठक वापस शुरू हो कुछ। तो ये बड़ी अपडेट है, बड़ी जानकारी है न्यूज 18 के तमाम दर्शकों के लिए कि ये तीनों नेता एक बार फिर से आए हैं। मतलब कि कुछ सीटों पर फिर से डिस्कशन होगा। कहा जा सकता है कि जिस लिहाज से कल बैठक होनी है, ऐसे में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो। सीईसी की बैठक से पहले तमाम एक्सरसाइज और होमवर्क पूरा कर लिया जाए, इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं। तमाम नेता चले गए थे अपने अपने आवास पर, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल का वापस आना वाकई में कई सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार बैठक 3 घंटे तक चली, तमाम नेता निकल गए, तो ऐसा क्या बाकी रह गया, क्या चूक गया जो इन तीनों नेताओं को वापस आना पड़ा। ऐसे में अब ये संभावना जताई जा रही है कि वापस एक दौर की वार्ता हो सकती है या फिर इन नेताओं से कुछ सुझाव मांगे जा सकते हैं, क्योंकि जब बैठक हुई तो स्वाभाविक है कि अब उस बैठक को लॉक किया जा रहा होगा। प्रदेश प्रभारी, प्रदेश चुनाव प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महामंत्री उस पेशकश में लगे ही थे, लेकिन इसी बीच इन तीनों नेताओं का वापस आना स्वाभाविक है कि इनके क्षेत्र की जो सीटें हैं, तीनों बड़े नेता हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और राजेंद्र राठौड़, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि दोबारा ये क्यों पहुंचे हैं? क्या 3 घंटे की बैठक नाकाफी रही है? लेकिन लखवीर, जिस तरीके से लगातार चिंतन मंथन किया जा रहा है, उम्मीद पहले ही की जा रही थी कि लिस्ट जारी कर दी जाएगी, लेकिन इंतजार की घड़ियां बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए आसान नहीं है दूसरी लिस्ट जारी करना। जी बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को लेकर जारी करने वाली दूसरी सूची लगातार मंथन कर रही है। और कल चुनाव समिति की बैठक के बाद दूसरी सूची जारी भी हो जाएगी। 70 नाम तक क्लियर हो गए हैं। हालांकि आज जो 3 घंटे की बैठक हुई है उसमें कितने नाम और ऐड किए गए इस पर फिलहाल निगाहें हैं। जहां तक बात लिस्ट जारी करने की है तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में तो कांग्रेस से कई गुना आगे है, क्योंकि बीजेपी एक सूची जारी कर चुकी है 41 नामों की और दूसरी 70 नामों की सूची लगभग तय है। वहीं कांग्रेस पार्टी अब तक पहली सूची का ऐलान भी नहीं कर पाई है। हालांकि 3 घंटे का मैराथन मंथन हुआ आज, और उससे पहले मंगलवार को भी जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर
बैठक हुई थी प्रदेश कोर ग्रुप की, तो उसमें गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी थी और उस दिन 5.5 घंटे तक मंथन हुआ। लेकिन चुनाव समिति में जब ये तमाम नाम जाए तो किसी प्रकार की कसर नहीं रहे और जैसे ही सूची चुनाव समिति में जाए तो सभी नामों पर मुहर लग जाए। इसलिए आज फिर एक बार मंथन हुआ 3 घंटे का। हालांकि तमाम नेता निकले, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़ और अर्जुन राम मेघवाल का वापस आना कई सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार ये तीनों नेता वापस क्यों पहुंचे हैं। स्वाभाविक है कि इनके प्रभाव वाली सीटें, इन नेताओं के क्षेत्र की सीटों के बारे में एक बार कुछ फीडबैक लिया जा सकता है, क्योंकि प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, चारों नेता आज जो जिन नामों पर सहमति बनी है उसकी फाइनल सूची तैयार करेंगे, क्योंकि कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सूची सौंपी जानी है जिस पर की चुनाव समिति मुहर लगाएगी। और जब चुनाव समिति की बैठक में कल सूची लॉक हो जाएगी, उसके बाद ही कल देर रात तक या फिर परसों सुबह तक भारतीय जनता पार्टी दूसरी सूची जारी करेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी सूची में कौन कौन सी विधानसभा सीटें शामिल की जा रही हैं और किन किन नामों पर मुहर लगेगी। तो मुख्य बात यह है, जो विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि दूसरी सूची में उन सीटों पर सहमति बनी है, उन सीटों का जो कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीटें मानी जाती हैं, जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, वो सीटें देखने को मिलेगी इस दूसरी लिस्ट में। ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि जहां पर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी दूसरी सूची में अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। सवाल बड़ा ये है कि क्या वर्तमान विधायकों के टिकट काटे जाएंगे, क्या बीजेपी के प्रत्याशी रहे पिछले चुनाव में जो प्रत्याशी थे उनके टिकट काटे जाएंगे क्या, और अगर काटे जाते हैं तो किन को मौका मिलेगा। क्योंकि बीजेपी ने तय किया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को और महिलाओं को टिकट दिया जाए। अंडर 45 एक बड़ा टारगेट लेकर बीजेपी चल रही है कि 45 साल के कम उम्र के जितने भी लोग हैं 25 से 45 के बीच, उनको ज्यादा से ज्यादा टिकट दी जाए। वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब से लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ है, उसके बाद से संभावना है कि उसका असर इस बार के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिले और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट दिए जाए। लखवीर, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि दूसरी लिस्ट में पार्टी मजबूत सीटों को कवर करेगी। अब खैर ये तो कुछ ही समय में पता ही चल जाएगा, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि कल शाम तक या परसों सुबह तक दूसरी सूची जारी कर दी जाएगी। आप नजर बनाए रखिएगा लखवीर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और कर लेते एक और बड़ी खबर का। पायलट ने दौसा में बड़ा बयान दे दिया, कहा कि आला कमान तय करेगा कि विधायक दल का नेता कौन होगा। एआईसीसी ने ये स्पष्ट कर दिया है 2018 में जहां कांग्रेस जीती वहां भी यही फॉर्मूला लागू रहा। 2023 में भी इसी फॉर्मूले से मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री के चयन को लेकर जब सचिन पायलट से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह फैसला तो आला कमान करेगा। 2018 में जहां कांग्रेस जीती वहां भी यही फॉर्मूला तय किया गया और 2023 में भी इसी फॉर्मूले से मुख्यमंत्री का चयन होगा। हर जगह एक सामूहिक नेतृत्व चुनाव लड़ता है। आज हमारे पार्टी के अंदर ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है, एआईसीसी से स्पष्ट किया है कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और हर बार जो परिपाटी इतिहास में रही है, हर प्रदेश में चुनाव लड़ने के बाद विधायक जो जीत कर आते हैं वो निर्णय करते हैं और पार्टी का जो लीडरशिप होती है, हाईकमान होता है, वो निर्णय करता है कि कौन विधायक दल का नेता बनेगा। ठीक यही 2018 में हुआ था और वही दोबारा 23 में, न सिर्फ इस प्रदेश में, हर प्रदेश में यही किया जाएगा। तो वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से चल रही तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट से मतभेद के दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सभी फैसले हम मिलकर कर रहे हैं। तो सचिन पायलट ने कहा कि हमारे प्यार से बीजेपी की दिक्कतें बढ़ गई हैं। जितने फैसले हुए हैं सबकी राय से हुए हैं, सबकी राय हो। जो भी सचिन पायलट साहब के जो हमारे सपोर्टर भी होंगे, उन सबके फैसलों में भागीदार बन रहा हूँ उनके पक्ष में। तो आप सोचते हो कितने स्मूथली फैसले हो रहे हैं। तकलीफ बीजेपी को होती है और किसी को नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर जो प्यार मोहब्बत है वो एक मिसाल बन चुकी है और उस प्यार मोहब्बत से देखकर विरोधी बहुत घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और पत्रकार चिंतित हैं कि अब खबरें कहाँ से बनाएंगे हम लोग। तो इसलिए कुछ अनुभव भी है हम लोगों का काम करने का आपस में साथ साथ। और सुनो जहाँ तक टिकटों की बात है, जो भी घटनाक्रम पिछले वर्ष हुआ, कुछ लोगों पे पार्टी अनुशासन के आरोप भी लगे थे,
उस पर कार्रवाई हुई नहीं हुई, लेकिन जिन जिन का भी प्रपोजल जो जीतने वाले उम्मीदवार थे उनका मैंने खुले मन से स्वागत किया। तो वहीं रमेश बिधूड़ी ने सचिन पायलट पर चुटकी ली, कहा राजस्थान की जनता के साथ धोखा हुआ। पिछली बार लोगों ने सोचा कांग्रेस पायलट को सीएम बनाने जा रही है, गलत गाड़ी में पायलट सवारी करेंगे तो गाड़ी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। जिस गाड़ी का इंजन फेल है उस गाड़ी से मुश्किल से पायलट पहुंच पाएंगे। सचिन पायलट गाड़ी बदलने की क्षमता नहीं रखते। लोगों ने, मैंने कहा ना, कांग्रेस को नकार दिया है। पिछली बार ज्यादातर जो किसान थे, गरीब थे, उन लोगों ने इसलिए कांग्रेस को वोट दिया कि एक युवा सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने कांग्रेस जा रही है और युवा शायद इस राज्य की कुछ तकदीर को बदलने का काम करेगा। लेकिन उनको धोखा हुआ तो अब अगर गलत गाड़ी में सचिन पायलट चढ़कर अब सवारी करेंगे तो निश्चित रूप से वो गाड़ी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। अब गाड़ी तो बदलने की क्षमता सचिन जी शायद नहीं रखते हैं बेचारे, लेकिन उसी गाड़ी में, जो गाड़ी पहले से ही जिसका इंजन फेल है, उसमें बैठने के बाद तो मुश्किल। और रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी दौसा के कांदोली गांव में ईआरसीपी के समर्थन में एक रैली को संबोधित करेंगी और वे दोपहर तकरीबन 1 बजे दौसा के कांदोली गांव पहुंचेंगी। तकरीबन 2 घंटे तक रैली स्थल पर वो मौजूद रहेंगी। प्रियंका गांधी के दौरे को देखते हुए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं आज दिन भर महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश रैली स्थल पर तैयारियों का जायजा लेती नजर आई। इधर कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा, बांदी कुई विधायक गजराज खटाना और कांग्रेस की सह प्रभारी अमृता धवन भी रैली स्थल पर पहुंची और तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ईआरसीपी को लेकर राजस्थान की जनता से जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। राजस्थान के 13 जिले आज भी पानी की समस्या से परेशान हैं। देखिए, ईआरसीपी के ऊपर बीजेपी ने वादा खिलाफी करी है। लगातार प्रधानमंत्री जी चुनावी रैलियां कर रहे हैं राजस्थान में, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक बार भी कि ईस्टर्न रेंज में जो कनाल प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं उन्होंने की। ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी का एक ऐसा मुद्दा है जो हमारी लाइफ लाइन इन 13 जिलों की, और आपको पता है कि पिछली बार मोदी जी ने 3-4 राजस्थान में खाता कि हम इसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करेंगे। देखिए, आपको मैं याद दिलाऊं, हमारे प्रधानमंत्री महोदय ईआरसीपी प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करने के लिए जयपुर और अजमेर में उनके भाषणों में उन्होंने स्वयं ये कहा। तो आज के दौरे में चुनाव प्रचार का तरीका बदल गया है। अब सभी राजनीतिक दल हाईटेक हो गए हैं। इस कड़ी में बीजेपी सबसे आगे नजर आ रही है। बीजेपी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आ रही है। हर रोज लाखों लोग तक संदेश पहुंचाए जा रहे हैं। साथ ही संगठनात्मक स्तर पर फीडबैक भी लिया जा रहा है। काफी खराब पारी की शुरुआत, बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। एक टीम की प्लेयर लिस्ट आ गई है, पर ये दूसरे टीम की प्लेयर लिस्ट कहां है? जी हां, कुछ कार्टून्स और मीम्स के सहारे बीजेपी सोशल मीडिया पर छाई है। जहां दूसरी पार्टियां अभी उम्मीदवार तय नहीं कर पाई, वहीं बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए सोशल मीडिया को सहारा बना लिया है। यूट्यूब, फेसबुक और एक्स समेत तमाम उन नेटवर्क पर कंटेंट डाले जा रहे हैं जो हर रोज लाखों लोगों तक पहुंच रहा है। बीजेपी के सोशल मीडिया प्रदेश संयोजक का कहना है कि उनके कंटेंट की शुरुआत अखबार के उन पन्नों से होती है जिसमें कांग्रेस के खिलाफ लिखा होता है। हम लोग अलग अलग तरीके के कंटेंट चुनाव की दृष्टि से पूरे राजस्थान में हम लोग सर्कुलेट करते हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। यदि आप हमारा पेज को या फिर अभी आप हमारे ट्विटर को खोल करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि सुबह हम न्यूज़पेपर्स में जो कांग्रेस के कुशासन की जो खबरें छपती हैं वहाँ से शुरू करते हैं, उनके कुशासन की खबरों को दिखाते हुए, और उसके बाद हम कार्टून के माध्यम से, कुछ वीडियो कंटेंट्स के माध्यम से, सॉन्ग्स के माध्यम से, या फिर जो हमारे संगठनात्मक कार्यक्रम चल रहे हैं। सोशल मीडिया की ताकत बीजेपी अच्छे तरीके से जानती है और यही वजह है कि राजस्थान में सोशल मीडिया टीम कड़ी मेहनत से कंटेंट को जनता के बीच पहुंचा रही है। सोशल मीडिया के अलावा बीजेपी ने भारी संख्या में कई हजार व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी है। संगठनात्मक स्तर पर हम लोग पिछले 1 साल से लगभग व्हाट्सएप पे काम कर रहे हैं, और पिछले 1 वर्ष में हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर के करीब 25,000 व्हाट्सएप ग्रुप्स, लगभग 25,000 की संख्या है, 25,000 के व्हाट्सएप ग्रुप्स की संख्या में हमारे प्रदेश कार्यालय को जोड़ा है। तो प्रदेश कार्यालय से उन 25,000 ग्रुप्स में भी इसी प्रकार का कंटेंट, चाहे वो कार्टून्स हों, चाहे वो वीडियोज़ हों,
लगभग प्रसारित होता है और इसके साथ साथ नीचे से हमारे पास फीडबैक भी इन व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से आता है। आज के दौर में हर वर्ग के लोग सोशल मीडिया और व्हाट्सएप से जुड़े हैं। ऐसे में अपनी बात जनता तक पहुंचाने का सबसे बेहतर तरीका कुछ हो ही नहीं सकता और बीजेपी इस बात को अच्छे तरीके से जानती है और उसका इस्तेमाल भी कर रही है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। श्रीगंगानगर के साधुवाली से बड़ी खबर है। तस्कर की करोड़ों की संपत्ति सीज कर ली गई है। आलीशान मकान, कृषि भूमि और वाहन भी सीज किए गए हैं। तस्करों से करोड़ों की संपत्ति सीज की गई है। अवैध संपत्ति उसकी ओर से अर्जित की गई थी, जिस पर एक बड़ी कार्रवाई की गई। श्रीगंगानगर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो श्रीगंगानगर के साधुवाली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तस्कर की करोड़ों की संपत्ति सीज कर ली गई है। सीज के दौरान की जब ये कार्रवाई की जा रही थी, वो तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। घर से लेकर तमाम जो उसकी संपत्ति थे, कृषि भूमि थी, उन सभी को सीज कर लिया गया है। महावीर प्रसाद और उसका बेटा सुनील कुमार दोनों मुलजिम थे, जिनको इस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद भी इन पर लगातार एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे दर्ज हुए हैं। उन मुकदमों की वजह से इन पर 68F एनडीपीएस एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक एनडीपीएस एक्ट नई दिल्ली से आदेश कराकर उसकी ये मकान जो है साधुवाली पे, इस मकान को और 10 KND रावला में इनकी एग्रीकल्चर लैंड है, उसको फ्रीज करने के आदेश प्राप्त किए गए। उधर डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने सरकारी स्कूलों में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में 4 स्कूलों में चोरी की वारदातों को कबूला। बिछीवाड़ा थानाधिकारी मदन लाल खटीक ने बताया कि 21 जुलाई को और 22 सितंबर को जिंजवा के सरकारी स्कूल में चोरी हुई थी। चोर स्कूल से 146 किलो पोषाहार का गेहूं, 50 किलो चावल, सरसों तेल, दूध पाउडर, गैस सिलेंडर और चूल्हे चुरा कर ले गए थे। रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस दौरान पुलिस ने संदेह होने पर 3 लोगों को डिटेन किया था, वहीं उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में तीनों युवकों ने जिंजवा स्कूल में चोरी की वारदात को कबूल किया, वहीं 3 अन्य स्कूलों में भी चोरी की वारदातों को कबूल किया। मेरे विद्यालय में अज्ञात बदमाशों द्वारा ताला तोड़कर स्कूल में रखे पोषाहार, गैस की टंकी इत्यादि सामान चुरा के ले गए हैं, जिस पर थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिस पर उक्त टीम द्वारा शीघ्र अज्ञात बदमाशान संदिग्ध व्यक्तियों को डिटेन कर उनसे मनोवैज्ञानिक तरीके से एवं सघन पूछताछ करने पर उस जीजवा स्कूल के अलावा भी आसपास के स्कूलों में हुई चोरी को ट्रेस आउट किया है। तो वहीं मिट्टी की टाइल्स लदे 2 ट्रेलर गुजरात से पंजाब की तरफ जा रहे थे और इसी दौरान बालूतरा के रोडवा कला गांव के पास हाईवे पर अचानक पीछे चल रहे ट्रेलर का टायर फट गया, जिसके बाद ट्रेलर असंतुलित होकर आगे चल रहे ट्रेलर में जा घुसा। हादसे के बाद ट्रेलर में ब्लास्ट होने से आग लग गई। ट्रेलर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। बाद में हाईवे से जा रहे वाहन चालक और स्थानीय लोगों ने हादसे की जानकारी मंडली थाना पुलिस को दी। पुलिस फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर आज छात्रा ने अपने प्रेमी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। छात्रा को कीटनाशक का सेवन करने के बाद अस्पताल पहुंचाया गया, जहां आज उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। तो छात्रा डूंगरपुर में रहकर STC फाइनल की पढ़ाई कर रही थी। मामले की जांच अब पुलिस कर रही है। वो वहाँ पढ़ाई कर रही थी तो किसी लड़के से लव कर रही थी, लव हो गया उसको। फिर बाद में वो जब राखी पे घर पे आई तब वो लड़का मतलब उसको बार बार टॉर्चर कर रहा था। सुश्री सुनीता डॉक्टर ऑफ धर्मामीणा जो जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में जिला से करती थी, 6 इलाज मृत्यु हो गई है और पोस्टमार्टम कर लाश सुपुर्द की जाएगी।
खबर कोचिंग नगरी कोटा से है, जहां पर चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अनंतपुरा इलाके में एक साथ 3 मकानों में सेंध लगाई और चोरी की वारदातों को अंजाम देकर चंद मिनटों में फरार हो गए। एक मकान मालिक के जाग जाने पर बदमाशों ने पत्थर भी फेंका। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों के चेहरे सीसीटीवी में कैद हुए हैं। पीड़ित लोगों ने चोरी की शिकायत अनंतपुरा थाना पुलिस को दी है। घटना 16 अक्टूबर की बताई जा रही है। बदमाश रमेश चंद नागर के मकान में भी घुसे, वहां खिड़की की ग्रिल को काटा। आवाज होने पर रमेश चंद नागर की नींद खुल गई। उन्होंने टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी होते ही बदमाश घर से दूर भागे। रमेश चंद ने बदमाशों को भागने को कहा, जिस पर बदमाशों ने पत्थर भी फेंके। फिलहाल अनंतपुरा थाना पुलिस जांच में जुटी है। तो वहीं कोटपुतली विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ता सक्रिय रूप से एकजुट होने लगे हैं। जीत हासिल करने के लिए नेताओं के दौरे और मीटिंग आयोजित कर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जा रहा है। कोटपुतली स्थित निजी होटल परिसर में भाजपा की संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान प्रवासी सांसद जुगल किशोर शर्मा, जिला अध्यक्ष श्याम शर्मा, प्रभारी सत्यवीर यादव ने शिरकत की। बैठक में कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हंसराज पटेल और साथी नेताओं ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र की कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र है। इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ आज एक बैठक हुई, जिसमें जिला प्रधान, जिला प्रभारी और कोटपुतली के हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हंसराज पटेल साहब और बहुत सारे सीनियर कार्यकर्ता, पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता, उनकी एक बैठक हुई, जिसने सबने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हंसराज पटेल साहब को जिताने का संकल्प लिया है। खुशी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा संगठन है और कोटपुतली क्षेत्र से भी, यहाँ से और भी वैसे बड़े कार्यकर्ता थे जो चाहते थे कि हमें भी भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिले, हम चुनाव लड़ें। खुशी की बात यह है कि वो सारे के सारे कर्ता आज एकजुट हैं, एक मंच पर हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए एकजुट होकर काम करने के लिए तैयार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।